हेलो दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन राइज में। आज मैं लाया हूं आपके लिए मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 12 के लिए इतिहास विषय का। आगामी परीक्षाओं के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रख करके ये प्रश्न पत्र बना है। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के योग्य हैं। ज़्यादातर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इसी में से आएंगे, तो ध्यान से आप इन सभी प्रश्नों को एक बार अवश्य देख लीजिए और पूरे के पूरे प्रश्नों को देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें से आया हुआ कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आए और आप उसे नहीं कर पाएँ। तो आइए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पात्मक प्रश्न, उसके बाद हम करेंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस उपनिषद में कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्देशित किया गया था? आपको उस उपनिषद का नाम बताना है। जिन जिन प्रश्नों का उत्तर आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ उत्तर, अपने उत्तरों का मिलान करते जाइए। पहला है बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन 2 है प्रश्न उपनिषद, ऑप्शन 3 कठोपनिषद और ऑप्शन 4 छांदोग्य उपनिषद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बृहदारण्यक उपनिषद में कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया है। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद है, ऑप्शन 1। दूसरा प्रश्न, स्तंभरारी बंदोबस्त सबसे पहले लागू किया गया था? कहाँ पर लागू किया गया था? 4 ऑप्शन है। पहला है बंगाल में, ऑप्शन 2 है मद्रास में, ऑप्शन 3 है मुंबई में और ऑप्शन 4 है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 बंगाल में। तो ये जो स्तंभरारी बंदोबस्त था, राजस्व व्यवस्था थी, अंग्रेज सरकार ने लागू किया गया था। इस प्रणाली को सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 बंगाल में। नेक्स्ट है, स्तंभरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो ये जो राजस्व की व्यवस्था थी स्तंभरारी बंदोबस्त, इससे कब लागू किया गया था? आपके पास है 4 ऑप्शन, 1794 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1795 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 1793 ईस्वी में। चौथा प्रश्न है, बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया गया था? ये अंग्रेज सरकार का राजस्व इकट्ठा करने का एक महत्वपूर्ण जो है वो बंदोबस्त था, जिसे स्तंभरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा ये बंगाल में लागू हुआ था, 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। लेकिन जब ये लागू किया गया बंगाल में, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 2 है विलियम बेंटिक, ऑप्शन 3 लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन 4 है लॉर्ड एडिनबर्ग। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी? हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी। तो मनके बनाने के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी ये बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है बनावली, तीसरा है धौलावीरा और चौथा है चन्नूदड़ो या चन्नूदड़ो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो में मनके बनाने के लिए चन्नूदड़ो प्रसिद्ध था। 5वां प्रश्न के बाद अब 6ठा प्रश्न है, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? थार रेगिस्तान जो कि राजस्थान में है, और ये जो भारत का जो थार रेगिस्तान है, इससे लगता हुआ जो पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 नखलिस्तान, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 चोलिस्तान और ऑप्शन 4 है अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 चोलिस्तान। तो ये जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। 7वां प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 कल्हण, ऑप्शन 2 है हरिसेन, ऑप्शन 3 अशोक और ऑप्शन 4 है विलन या विल्हण। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। 8वां प्रश्न, महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 विशाखदत्त, ऑप्शन 2 बाणभट्ट, ऑप्शन 3 कालिदास और ऑप्शन 4 है वेदव्यास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 वेदव्यास महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। 9वां प्रश्न, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी? हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण नगर था, और इसकी खोज किसने की थी ये बताना है। तो ऑप्शन 1 है कनिंघम ने, ऑप्शन 2 जॉन मार्शल ने, ऑप्शन 3 मैके और ऑप्शन 4 कर्नल कॉलिंस मैकेंजी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कर्नल कॉलिंस मैकेंजी ने हम्पी के भग्नावशेषों की खोज 1800 ईस्वी में की थी। 10वां प्रश्न है,
विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 है 1356 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1336 ईस्वी में, ऑप्शन 3 है 1436 ईस्वी में और ऑप्शन 4 है 1366 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। 11वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? जो विजयनगर साम्राज्य था इसका प्रथम राजवंश बताना है। ऑप्शन 1 संगम वंश, 2 सुलु वंश, 3 तुलु वंश और चौथा है रविदाऊ वंश। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम वंश के शासकों ने शासन किया था। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, नगलपुरम नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 हरिहर ने, 2 बुक्क ने, ऑप्शन 3 देवराय प्रथम ने और ऑप्शन 4 है कृष्णदेव राय ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 कृष्णदेव राय ने नगलपुरम नगर की स्थापना की थी। 13वां प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर राज्य की सेना का सेनापति कौन था? तालीकोटा युद्ध में एक तरफ विजयनगर और एक तरफ 3 राज्यों की सेनाएं थी। तो यहाँ पर जो विजयनगर राज्य की सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन 1 सदाशिव, ऑप्शन 2 रामराय, ऑप्शन 3 कृष्णदेव राय और ऑप्शन 4 देवराज द्वितीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 रामराय ने। रामराय ने जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी सेना का नेतृत्व किया था, सेनापति बने थे। तो ये थे बहुविकल्पात्मक प्रश्न और अब हम करेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 14वां प्रश्न है, किस राजवंश के राजाओं के नाम से पूर्व माताओं के नाम लिखे जाते थे? सातवाहन वंश के राजाओं के नाम से पूर्व उनकी माताओं के नाम लिखे जाते थे। प्रिय छात्रों, इसी प्रकार से आपको आंसर लिखना है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। संक्षिप्त आंसर नहीं लिखें, एक शब्द में नहीं लिखें, प्रश्न को भाषा बनाते हुए एक लाइन में आपको उत्तर लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी तरीके से उत्तर लिखने का अभ्यास करते रहें। 2 राजवंशों के नाम लिखिए जिनके राजा ब्राह्मण थे। उत्तर है सुंग वंश और कण्व वंश के राजा ब्राह्मण थे। तो ये जो सुंग वंश और कण्व वंश हुए हैं इनके राजा थे वो ब्राह्मण थे। 16वां प्रश्न, मनुस्मृति से आप क्या समझते हैं? उत्तर है प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ मनुस्मृति धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, मैंने इस प्रश्नों को संक्षिप्त करके लिखने का प्रयास किया है, भाषा को जो है सरल भाषा में और भाषा को संगठित करते हुए लिखा है ताकि 2 से 3 लाइनों का प्रश्न भी आप 1 या 1.5 लाइन में लिख सकते हैं। आपको भी इसी प्रकार से अभ्यास करना है। आगे भविष्य में भी आपके अगर आप सिविल एग्जाम्स भी देना चाहते हो तो उसमें भी आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना है, आपका भी से अभ्यास हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न, गोत्रों का प्रचलन किस प्रकार हुआ? उत्तर है प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। 18वां प्रश्न, बहुपत्नी प्रथा एवं बहुपति प्रथा से क्या अभिप्राय है? उत्तर है बहुपत्नी प्रथा में एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती थी, जबकि बहुपति प्रथा में एक स्त्री के अनेक पति होने की जानकारी मिलती है। इसे कहते हैं बहुपत्नी और बहुपति प्रथा। 19वां प्रश्न है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, जो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद का, उसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, उसके अनुसार 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। वो उत्पत्ति कैसे हुई थी ये आपको बताना है। तो इसको लिखना है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्णों में पहला वर्ण है ब्राह्मण वर्ण। इसकी उत्पत्ति परमात्मा के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति जंघाओं से और शूद्र की उत्पत्ति परमात्मा के पैरों से हुई मानी जाती है। तो ये 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण, वैश्य और शूद्र। तो इनकी उत्पत्ति जो है वो परमात्मा के अलग अलग जगहों से मानी गई है। 20वां प्रश्न है, अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को कौन सा प्रण याद दिलाया? तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन से वचन दिया था, अर्जुन को एक बार, तो वो वचन ये था कि वह यानी अर्जुन उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। 21वां प्रश्न,
पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? पहाड़िया लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे वो झूम खेती करते थे। झूम खेती यानी कुछ समय एक स्थान पर खेती की और उसके बाद में फिर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। स्थायी रूप से उस जगह पर ये लोग नहीं रहते थे, ये पहाड़ों में रहते थे और इस प्रकार की खेती करते थे। संथाल लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो संथाल लोग जो है वो स्थायी खेती करते थे। एक ही जगह पर वो वनों को काट करके और जगह को साफ करके खेती करते थे और वहीं पर वो बस जाते थे, उसी स्थान पर वो खेती करते रहते थे। तो अंग्रेज सरकार ने पहाड़िया लोगों को नियंत्रित करने के लिए संथाल लोगों को जो है वो प्रेशर दिया था और उनको सपोर्ट किया था। अगला प्रश्न है, साहूकार कौन होता था? तो साहूकार पैसा उधार देते थे और फिर व्यापार भी करते थे। ये दोनों काम करते थे, पैसा उधार देना लोगों को और साथ ही साथ व्यापार का काम भी करना, ये साहूकार लोग किया करते थे। दक्षिण के गांवों में रैयतों ने किस सन में बगावत की थी? तो दक्षिण भारत के गांवों में रैयतों ने, रैयत का मतलब किसान होता है, किसानों ने सन 1875 ईस्वी में बगावत की थी। अंग्रेज सरकार के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया था। 25वां प्रश्न है, स्तंभरारी बंदोबस्त किन किन के मध्य लागू किया गया था? यह राजस्व की एक व्यवस्था थी, स्तंभरारी बंदोबस्त, जो कि सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया था। तो ये जो स्तंभरारी बंदोबस्त था ये ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के जमींदारों के मध्य लागू किया गया था। 26वां प्रश्न है, 1857 के गदर में बंगाल के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बंगाल में एक राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी, तो उसका नाम क्या था? 1857 की इसका उत्तर है कि बंगाल के बर्दवान के राजा मेहताब चंद ने अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि 1857 के गदर में बंगाल के बर्दवान के राजा मेहताब चंद ने अंग्रेजों की मदद की थी। पूरे भारत में ऐसे कई राजा हुए थे जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। तो जो 1857 का ये जो गदर था या स्वतंत्रता आंदोलन जिसे हम कह सकते हैं, उसके असफल होने के पीछे एक कारण ये भी था कि स्थानीय राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की थी। 27वां प्रश्न है, अंग्रेजी विवरणों के अनुसार रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? अंग्रेजी विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसानों के लिए किया जाता था। ठीक है, तो रैयत किसको कहते थे? किसानों को कहते थे रैयत। 28वां प्रश्न, राजस्व इकट्ठा करने के लिए जमींदार का जो अधिकारी गांव में आता था उसे क्या कहा जाता था? मतलब गांव में जो उपज आती थी, किसान खेती करते थे, उससे जो उस उत्पादन पैदा होता था, उस उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा जो है वो जमींदार के पास जमा कराना होता था। तो उसका जो निश्चित हिस्सा होता था उसको तय करने के लिए जो अधिकारी गांव में आता था या फिर वो राजस्व इकट्ठा करने के लिए जो अधिकारी गांव में आता था, उस अधिकारी को अमला कहा जाता था। ठीक है, तो जमींदार का वो आदमी अमला कहलाता था। बंगाल के धनी किसानों के वर्ग को क्या कहा जाता था? ये दो प्रकार के किसान थे, एक तो गरीब किसान जो खेती का काम करते थे और दूसरे थे धनवान किसान जो दूसरे किसानों से काम करवाते थे, छोटे किसानों से अपने खेत में काम करवाते थे। तो वो जो धनी किसान वर्ग था वो जोतदार कहलाता था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। अगले वाले वीडियो में भी आपको इसी प्रकार के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आपको मॉडल प्रश्न मिलेंगे जो बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। ये मैं पिछले वर्षों के एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और बार बार इन प्रश्नों को पढ़िए ताकि आपका रिविजन हो जाए और सारे प्रश्न आपको याद हो जाए। परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर मैं आशा करूँ कि आपको जो है 100 में से 100 नंबर प्राप्त करें आप। धन्यवाद।